अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 4 मई है और मैं हूं आपका मेजबान नदीम अकरम। पल पल न्यूज में पेश कर रहा हूं आज की 10 सबसे बड़ी और धमाकेदार खबरें जो मिडल ईस्ट की जंग से लेकर अमेरिका के सीआईए तक और ब्रिक्स की नई ताकत से लेकर हमास के जवाबी वार तक हर मोर्चे पर हलचल पैदा कर चुकी है। कहीं यमन ने अमेरिकी तेल पर पाबंदी लगाकर जंगी जवाब दिया है, तो कहीं हूती मिसाइल ने इजरायली फौजी मरकज को पूरी तरह से दहला दिया है। अमेरिका सीरिया के तेल इलाकों से अब पीछे हट रहा है और तुर्की इजराइल आमने सामने नजर आते दिखाई दे रहे हैं। ब्रिक्स बन रहा है नए आलमी निजाम का लीडर और सीआई में हो रही है हजारों अफराद की कटौती। साथ ही हम बात करेंगे वॉशिंगटन की सड़कों पर 6 साल बाद इमोट्रिल की वापसी हुई है और ईरान की पार्लियामेंट में रूस से हुआ समझौता अटका पड़ा है। लेकिन सबसे शदीद तंज अली लारिजानी का, जो पूछते हैं अगर हमास मिट गया तो कैदी क्या इजराइल ने जिन्नात से बदले थे। तो आइए बिना किसी ताखीर के शुरुआत करते हैं आज की इन अहम खबरों की तफसील से, जहां पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यमन का अमेरिका को करारा जवाब, 17 मई से यूएस तेल की पर पाबंदी लगा दी है। दोस्तों, मिडल ईस्ट में अब सिर्फ बम नहीं गिर रहे हैं बल्कि जवाबी कार्रवाई भी तेज हो चुकी है। सना में इंसानी हमदर्दी के मरकज यानी कि ह्यूमैनिटेरियन कंटेनमेंट सेंटर ने ऐलान किया है कि यमन अब 17 मई से अमेरिकी कच्चे तेल की जो बरामद मुकम्मल पाबंदी लगाएगा। इस फैसले को यमन की जानिब से वॉशिंगटन के हमले का जवाब बताया जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी फौज की जवाबी जानिब से जारी बमबारी ने यमन में न सिर्फ आबादी बल्कि अहम बुनियादी ढांचों को भी नुकसान पहुंचाया है। मरकज की जानिब से जारी बयान में साफ कहा गया है कि जो कंपनियां इस पाबंदी का उल्लंघन करेंगी उन्हें यमन के सजावार फहरिस्त में शामिल किया जाएगा, यानी उन्हें कुव्वतों के शरीक माना जाएगा। यानी अब सिर्फ जंगी मैदान में नहीं बल्कि तेल और तिजारत के रास्तों पर भी मिडल ईस्ट में एक नई जंग शुरू हो गई है। क्या यह अमेरिका की तिजारती साख पर एक और तगड़ा वार है या फिर यमन की तरफ से एक इतलात भरी धमकी है? आने वाले दिन में इस फैसले को अंतर्राष्ट्रीय असर क्या पड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी। वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं, तेल अवीव पर यमन ने दागी मिसाइल से नहीं रोक पाया डिफेंस सिस्टम। यहिया सारी ने ऐलान किया है दोस्तों कि मिडल ईस्ट के जंगी नक्शे पर एक धमाकेदार और अहम ताजा वारदात सामने आई है। हूती तंजीम के फौजी तर्जुमा यहिया सारी ने ऐलान किया है कि इजराइल के कब्जे वाले याफा, जिसे अब तेल अवीव के नाम से जाना जाता है, कि जनूबी हिस्से में मौजूदा एक इजरायली मरकज पर फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से फौजी कार्रवाई अंजाम दी है। यहिया सारी ने साफ तौर पर कहा है कि रब की मदद से यह मिसाइल अपने निशाने पर सही तौर पर पहुंची और इजराइल का इंटरसेप्शन सिस्टम इसे रोकने में नाकाम रहा। यह दावा उस वक्त सामने आया है जब इजराइल पहले ही गजा, सीरिया और यमन से हमलों की एक तरफा जंग में उलझा हुआ है। फिलिस्तीन 2 मिसाइल की तौसीफ हाइपरसोनिक कैटेगरी की जा रही है, यानी यह रफ्तार, सटीकता और डिफेंस सिस्टम से बच निकलने की सलाहियत में काफी आगे निकल चुकी है। इस ऐलान ने इजरायली सिक्योरिटी हलकों में खलबली मचा दी है और अब तमाम निगाहें इस बात पर है क्या इजराइल जवाबी कार्रवाई करेगा या अपने बाप अमेरिका को बोलेगा कि मुझे यमन से बचाइए। वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं, अमेरिका के शर्की सीरिया के इंकसार, देर अज़ोर से तेल मैदान से वापसी शुरू। दोस्तों, मिडल ईस्ट में एक बड़ा और खामोश लेकिन असरदार तहरीक देखने को मिली है। अमेरिकी फौज ने शर्की सीरिया के अल उमोर ऑयल फील्ड से अपनी मौजूदगी कमी करना शुरू कर दी है। 200 से ज्यादा अमेरिकी ट्रक देर अज़ोर के तेल मैदानों से निकलकर अल शदादी में स्थित अमेरिकी ठिकानों की तरफ रवाना हो गए हैं। ये विड्रॉ कोई अचानक फैसला नहीं है बल्कि एक मंजम मखसूस का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसके तहत अब अमेरिकी फौज को हस्काहा के देहाती इलाकों में फिर से तैनाती किया जा सकेगा। याद रहे कि अलमोर तेल मैदान वही इलाका है जहां पिछले सालों से अमेरिका की निगरानी और कब्जे में रहा है, जहां अक्सर ईरानी समर्थित तंजीमों और अमेरिकी फौज के दरमियान तनाजे होते रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका का पीछे हटना है या फिर एक नई जंग की तैयारी जो हस्काहा की जानिब सिमट रही है। वहीं आप चौथी खबर भी देख सकते हैं, सीरिया में ड्रूज मिसाइलों की मदद से दमिश्क को दी गई धमकी, तुर्की ने किया किनारा। दोस्तों, सीरिया की जमीन हकीकतें अब और ज्यादा पेचीदा होती जा रही है।
इजरायली फौज ने ऐलान किया है कि उन्होंने सीरिया के ड्रूज तबके के इमदाद और लॉजिस्टिक मदद पहुंचाई है। साथ ही साथ दमिश्क की हुकूमत को सख्त वार्निंग भी दी है और स्वेदा इलाके के करीब न आए। यानी अब इजराइल सिर्फ सरहदों पर हमला ही नहीं कर रहा बल्कि सीरिया के अंदरूनी तबकों को भी इस्तेमाल करने की रणनीति पर अमल कर रहा है। इजराइल का दावा है कि ड्रूज बिरादरी को हिफाजत की जरूरत है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि वो ये एक साफ साफ तकसीम की साजिश है जिसका मकसद सीरिया को अंदर से कमजोर करना है। इस पूरी सूरत हाल से तुर्की का रवैया भी सवालों के घेरे में। तुर्की ने न सिर्फ इजराइल की इस कार्रवाई पर खामोशी इख्तियार की है बल्कि उसकी तमाम तवज्जो सिर्फ कुर्द कबाइलों को इलाके पर मरकूज है। यानी एक तरफ दमिश्क को धमकी दी जा रही है और दूसरी जानिब अंकारा तामीरी तौर पर चुप है। तो सवाल यह है कि क्या तुर्की की खामोशी इजराइल की हमदर्दी और दमिश्क की मजबूरी मिलकर सीरिया के नक्शे को फिर से बदलने की तैयारी कर रही है? वहीं आप पांचवी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 6 साल बाद वॉशिंगटन में इमोर्टल रेजिमेंट्स को मिली इजाजत। दोस्तों 6 साल के तवील इंतजार के बाद वॉशिंगटन की सड़कों पर आज एक बार फिर इमोर्टल रेजिमेंट मार्च निकलेगा, जिसकी तस्दीक इस प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर अन्ना ब्लोखा आरआईए नोविसिस ने की है। उन्होंने कहा कि हम बेहद खुश हैं क्योंकि मार्च पिछले 6 सालों से नहीं किया जा सका है महामारी के चलते, मगर अब हमें इजाजत मिल गई है और ये एक बड़ी कामयाबी है। इमोर्टल रेजिमेंट दरअसल एक यादगारी मार्च है जिसमें लोग अपने रिश्तेदारों की तस्वीर लेकर चलते हैं जिन्होंने जंग अजीम यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लिया था। रोम से शुरू हुआ यह मार्च अब दुनिया के कई मुल्कों में याद के तौर पर देखा जाता है, मगर अमेरिका में इसे सियासी मसाइल और रूस अमेरिका तनाज़ा की वजह से 6 सालों तक रोक दिया गया था। अब जब वॉशिंगटन में फिर से पूरी मंजूरी मिली है तो यह सिर्फ एक मार्च नहीं बल्कि एक अहम तहजीबी और सियासी इशारा भी समझा जा रहा है। क्या यह बर्फ पिघलने की अलामत है या फिर सिर्फ एक इजाजतनामे के दायरे तक महदूद रहेगा? वहीं आप छठी खबर देखिए। अर्दोगान की धमकी पर इजराइल का फौरी जवाब। मिडल ईस्ट की सियासत अब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि बारूद और बमबारी में बदल चुकी है। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने कल एक अहम और गैर मामूली बयान दिया जिसमें उन्होंने साफ कहा, जो कोई भी सीरिया को निशाना बनाएगा वो हमें अपने सामने पाएगा। हम किसी ऐसे नक्शे की तस्लीम करेंगे जो हमारा मौकिफ होगा। कुर्द रियायत के खिलाफ मोर्चा खोलना, ना कि इजराइल की मुखालफत की। लेकिन इजराइल ने इस बयान का फौरी और अमली जवाब भी दिया और सीरिया के मुख्तलिफ सूबों पर हवाई हमले किए, एक लहर चला दी जिसमें हमले हुए। उसमें दमिश्क शहर, दरा और हमा और लताकिया में यानी तुर्की का बयान आया और इजराइल ने अगले ही घंटों में जवाबी बमबारी शुरू कर दी। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ ताकत की नुमाइश थी या मिडल ईस्ट के दो बड़े खिलाड़ी तुर्की और इजराइल सीरिया की सरजमीन पर सीधा टकराव करने जा रहे हैं, या ये तुर्की के इशारे पर इजराइल को हरी झंडी थी कि अब मारो? वहीं आप 7वीं खबर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। दोस्तों अमेरिकी सियासत के गलियारों से इस वक्त एक बेहद अहम और हैरान कर देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। दी वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है कि ट्रंप इंतजामिया अमेरिका की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी CIA में तकरीबन 1200 अफराद की कमी की प्लानिंग कर रही है। और यही नहीं बल्कि NSA और दिगर इंटेलिजेंस इदारों से हजारों कर्मचारियों को हटाने की भी तैयारी चल रही है। यह फैसला सालों में तवील प्लान का हिस्सा बताया जा रहा है जिसका मकसद है अमेरिकी इंटेलिजेंस को ज्यादा मरकजी, ज्यादा असरदार और कम बड़े बजट वाला बनाना। लेकिन इस कदम पर सवालात भी उठ रहे हैं, क्या यह राष्ट्रीय सलामती से समझौता है या फिर ट्रंप का इदारों पर कंट्रोल मजीद मजबूत करने की कोशिश? सीक्रेट ऑपरेशन, जासूसी नेटवर्क और साइबर निगरानी से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स इस कटौती से मुतासिर हो सकते हैं। यानी जो एजेंसियां पर्दे के पीछे दुनिया को पढ़ती थीं अब खुद अंदरूनी फेरबदल और सिकुड़ते बजट का सामना कर रही है। वहीं आप 8वीं खबर देख सकते हैं। नया आलमी निजाम तय करेगा ब्रिक्स। दोस्तों दुनिया एक बड़े तबादुल के दौर से गुजर रही है और इसी दौर में एक इत्तेहाद है जो नई आलमी ताबीर की शक्ल अख्तियार कर रहा है। ब्रिक्स डोनेक्स रिपब्लिक मूवमेंट के रहनुमा एलेक्सी ने अपने ताजा कलाम में ब्रिक्स अब सिर्फ ब्राजील, रूस, हिंदुस्तान, चीन, साउथ अफ्रीका तक महदूद नहीं रहा है। अब इसमें UAE, ईरान, इथोपिया, मिस्र और इंडोनेशिया जैसे अहम ममालिक भी शरीक हो चुके हैं। यानी यह इत्तेहाद अब दुनिया की तकरीबन 1/3 जमीन, आधी से ज्यादा आबादी को अपने दायरे में ले चुका है।
मुरातबों का बयान है कि ब्रिक्स अब हर लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा और असरदार इत्तेहाद बनने जा रहा है, जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे तंजीमों की बादशाहत को चुनौती देगा। उनके मुताबिक ब्रिक्स का नया डेवलपमेंट बैंक अफ्रीकी ममालिक को वो आजादी देगा जिसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की शराइत से छुटकारा पा सकें। इसलिए अब अफ्रीकी रियायतें ब्रिक्स की तरफ गौर से देख रही हैं और दुनिया की रियासत में एक नई सतह में एक मरकज उभर रहा है जो पश्चिमी दबदबे से बिल्कुल अलग है। क्या यह ब्रिक्स वाकई आने वाले दौर का सबसे ताकतवर ब्लॉक साबित होगा या फिर यह एक और तंजीम बनकर रह जाएगा जिसका असर महदूद हो? वहीं आप 9वीं खबर देख सकते हैं, ईरान रूस स्ट्रेटेजिक मुआहिदा बनाम सियासी दबाव। दोस्तों, ईरान और रूस के दरमियान एक बेहद अहम तारीख स्ट्रेटेजिक मुआहिदा जनवरी में दोनों मुल्कों के सदर की जानिब से दस्तखत किया गया था। यह रणनीति ताउन का मंसूबा था जिसे रूस ने स्टेट दमा में रेटिफाई कर दिया और रूसी सदर ने भी मंजूरी दे दी। मगर हैरानी की बात यह है कि ईरानी पार्लियामेंट के रुकन मेहदी ज़ुहानी ने मुताबिक ईरान की हुकूमत ने अब इस बिल को पार्लियामेंट में पेश तक नहीं किया। उनका कहना है कि रूसी जानिब से तमाम पूरी हो चुकी है, मगर हमारी हुकूमत किसी सियासी दबाव के चलते बिल को ठंडे बस्ते में डाल चुकी है। यानी एक ऐसा मुआहिदा ईरान की इक्तिसादी और जियोग्राफिकल पोजीशंस मजबूत कर सकता था, अब बितुर्नी सियासत और ताकत के मरकजों के दबाव की वजह से रुका हुआ है। क्या यह वाकई ईरान की आजादी पर दबाव है या फिर किसी और आलमी तवाज़ुन की तैयारी चल रही है? दोस्तों, वहीं आप आखिरी और 10वीं खबर देख सकते हैं, हमास को तबाह कहा तो कैदी जिन्नात से बदले थे क्या? अली लारिजानी का इजराइल पर तंज। दोस्तों, ईरान की मजलिस तखसीस के निज़ाम के अहम रुकन और साबिक मजलिस शूरा सदर अली लारिजानी ने इजराइल पर शदीद तीखा हमला बोला है और हर तरफ सुर्खियों में। लारिजानी ने, तुम कहते हो कि हमास को तबाह कर दिया, तो फिर जिनसे कैदियों की अदला बदली की वो कौन थे? जिन्नात। तुमने हमास को खत्म किया, इसमें तुम कहां हो? उन्होंने आगे कहा कि तुमने बमबारी से 50,000 से ज्यादा लोगों का कत्ल किया, हजारों को जख्मी किया, मगर मुकामत आज भी बाकी है, इसलिए तुम्हारी कामयाबी का दावा सिर्फ एक फरेब है। लारिजानी ने सिर्फ हमास ही नहीं बल्कि हिजबुल्लाह पर भी बात की। हिजबुल्लाह पर जरूर वार हुआ मगर वो दोबारा उठे, मुंतजिम हुए और हकीकत यह है कि तुम अपनी पूरी फौज लेकर लेबनान से सिर्फ 300 मीटर ही अंदर जा सके और तबाही किसकी हुई? और फिर उन्होंने आखिरी चुभता हुआ सवाल उठाया, अगर तुम्हें लगता है कि रेजिस्टेंस ईरान का जरिया असर है तो फिर अब तक कोई मुकम्मल मिटाया क्यों नहीं जा सका? अगर ये ईरान के असर नहीं है तो फिर तुम क्यों रोते हो कि ईरान मजबूत है? मुकामत कोई ऐसा ढांचा नहीं है जिसे बम और मिसाइल से मिटाया जा सके। ये बयान सिर्फ जुमले नहीं बल्कि एक सियासी और फिक्री हमला है जो इजरायली बयानात की बुनियाद को हिला रहा है दोस्तों, जिसकी तस्वीरें लगातार लोगों के सामने हैं। ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।